Good morning, students. Yesterday we learned about democratic rights, and the first right was right to equality. Today we will discuss some points of right to equality, and then we will proceed. Yesterday we have seen right to equality. And when we learn about right to equality, here is in your minds a question can arise that the government of India has provided reservations for scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. Various governments have different schemes for giving preference to women, poor, or physically handicapped in some kind of jobs. Are those reservations against the right to equality? They are not. For equality does not mean giving everyone the same treatment no matter what they need. Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. This is what job reservations do. Just to clarify this, the Constitution says that reservation of this kind are not a violation of the right to equality. कल हमने पढ़ा समानता का अधिकार. जब हम पढ़ते हैं कि नौकरियों में भी सबको समान अवसर दिए जाते हैं, तब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि भारत सरकार नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देती है, तो फिर समान अवसर कैसे? कभी कभी समानता का अर्थ ये नहीं होता कि सभी के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए. समानता का अर्थ ये भी होता है कि सभी को समान अवसर दिए जाए जो वो पाना चाहते हैं. कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि किसी को विशेष प्रकार की सहूलियत दी जाए ताकि वो समान अवसर पा सके. ये काम पूरा करता है आरक्षण. इसको स्पष्ट करते हुए हमारा संविधान कहता है कि आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है. और आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरा अधिकार, जिसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम, या हिंदी में हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार. राइट टू फ्रीडम, वी वांट टू लिव इन सोसाइटी but we want to be free means others should not tell us what we should do. Our constitution give all citizens freedom of speech and expression, assembly in peaceful manner. Third, form associations and unions. Fourth, move freely throughout the country, reside in any part of the country, practice any profession, or to carry on any occupation, trade, or business. Now we see freedom of speech and expression is one of the special features of any democracy. वाक स्वातंत्र्य, बोलने का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार सभी को. कभी हो सकता है कि सब लोग एक जैसा सोचते हो, पर आप कुछ अलग सोच रहे हो, तो अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का अधिकार और अपनी बात रखने के लिए अलग अलग रास्तों का हम चुनाव कर सकते हैं.
जैसे कि सरकार की नीतियाँ आपको सही नहीं लग रही है तो आप मैगजीन में छापकर या पैम्पलेट छापकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। कुछ लोग कला का सहारा लेकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, जैसे पेंटिंग द्वारा या कार्टून द्वारा या कभी कविता करके या गाना लिखकर। अब इसमें दूसरा है असेंबली इन पीसफुल मैनर। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस और एनी इशू, but such meetings have to be peaceful. They should not break the peace in society. In such meetings, people cannot carry weapons with them. They can form associations to promote their interest in their working areas. नागरिकों को यह अधिकार है कि वो मीटिंग्स करे, जुलूस निकाले, रैलियां निकाले। अपनी बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये अधिकार नागरिकों को है, पर ये सब बातें समाज की शांति भंग करके नहीं। नागरिकों को ऐसे मीटिंग्स में शस्त्र वगैरह अपने साथ नहीं रखने चाहिए। अपने क्षेत्र में अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए संगठन बनाने का अधिकार नागरिकों को है। जैसे कि बैंक में लोग काम करते हैं तो बैंक को अपनी मांगे सरकार के सामने रखने के लिए बैंक के लोगों को मिलकर एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। टीचर्स को टीचर्स का एसोसिएशन बनाने का, अपने अपने क्षेत्र में सभी को संगठन बनाने का अधिकार है। अब इसी के अंतर्गत देखो, फ्रीडम टू ट्रैवल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। We are free to settle in any part of India. This right allows lakhs of people to migrate from villages to towns. भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो भारत में कहीं भी सेटल हो सकता है। इस अधिकार की वजह से लाखों लोग गांवों से शहरों में आकर बसने लगे हैं। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके व्यक्तिगत स्वातंत्र्य से वंचित नहीं किया जा सकता है, बस उन्हें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। इसका मतलब ये भी होता है कि सरकार या पुलिस किसी भी व्यक्ति को कैदी नहीं बना सकता जब तक उनके पास कानून के ठोस सबूत ना हो, और अगर पुलिस को ये करना है तो उनको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे, जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही है उसे पता होना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी की वजह क्या है। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको ये अधिकार है कि वो अपने वकील से बात करे अपने बचाव के लिए। आ गया बेटा समझ में? अब हम इंग्लिश में देखते हैं। A government or police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal justification. Even when they do, they have to follow some procedures. First, a person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reasons for such arrest and detention. Second, a person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest. And third, such a person has a right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense. And here we completed our second democratic right or
fundamental right, that is right to freedom. And today we will learn about right against exploitation. Once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has a right not to be exploited. अब यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार. अब ये शोषण अनेक तरह से किया जाता है, वो कैसे, वो हम देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 specific evils and declares these illegal. First, the Constitution prohibits traffic in human beings. Traffic here means selling and buying of human beings, usually women, for immoral purposes. Second, our constitution also prohibits forced labor or beggar in any form. Beggar is a practice where the worker is forced to render service to the master free of charge or at nominal remuneration. When this practice takes place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor. Finally, the Constitution also prohibits child labor. No one can employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or any other hazardous work, such as railways and ports. Using this is a basis many laws have been made to prohibit children from working in industries such as bead making, free crackers and matches, printing and dyeing. अब हम पढ़ रहे बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार. अब ये शोषण के विरुद्ध 3 चीज़ों को हमारे संविधान ने अवैध घोषित किया है. पहला, ये जो महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, इसको भी शामिल किया गया है किसमें, शोषण के विरुद्ध, और मुख्यतः ये होता है औरतों के साथ. दूसरा है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग भीख मांगते हैं या कभी कभी ज़बरदस्ती बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, तो ये भी अवैध है और ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है. और तीसरी बात है कि 14 साल के अंदर के बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पे काम पर नहीं रखना चाहिए जहां उनकी जान जोखिम में हो, जैसे कि जहाँ पे फटाके बनाए जाते हैं या खदानें होती है या जहाँ पे माचिस वगैरह बनाई जाती है. ऐसी जगह पे बच्चों को 14 साल के अंदर के बच्चों को काम पे रखना मना है. यह हमारे संविधान में स्पष्ट किया गया है. समझ में आ गया बेटा. अब हम आगे देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये एक हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण अधिकार है. राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल. In this case too, the constitution makers were very particular to state it clearly. You have already read in that India is a secular state. Most people in India, like anywhere else in the world, follow different religions. Some may not believe in any religion. Secularism is based on the idea that the state is concerned only with relations among human beings
and not with the relation between human beings and God. A secular state is one that does not establish any one religion as official religion. Indian secularism practices an attitude of a principled and equal distance from all religions. The state has to be neutral and impartial in dealing with all religions. अब आप सब लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है बेटा, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता. इसी से हमारा ये अधिकार जुड़ा हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार. भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकते हैं. उनको पूरी छूट है कि वो अपने धर्म के अनुसार रहे. भारत कोई एक धर्म को विशेषता प्रदान नहीं करता है. और यही चीज़ भारत को पूरे विश्व में अनोखा देश साबित करती है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं. इसमें सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, ना ही हस्तक्षेप करती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. The Constitution specifies the cultural and educational right of the minorities. Any section of citizens with a distinct language or culture have right to conserve it. Admission to any educational institution maintained by government or receiving government and cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. All minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Here, minority does not mean only religious minority at the national level. In some places, people speaking a particular language are in minority. People speaking a different language are in a minority. For example, Telugu speaking people from a majority in Andhra Pradesh, but they are a minority in neighboring state of Karnataka. Understand? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बाद हम अभी देख रहे हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार. अब यहाँ पे अल्पसंख्यक यानी धर्म के अनुसार अल्पसंख्यक नहीं, कुछ लोग, कुछ जातियाँ ऐसी होती है, उनकी एक अपनी विशेष भाषा होती है, तो उनको उनकी भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए संगठन बनाने का अधिकार है. जैसे उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा चलती है, तो तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में मेजॉरिटी में, पर हो सकता है कर्नाटका में तेलुगु बोलने वाले लोग बहुत कम हैं. तो ऐसे लोगों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल वगैरह खोलने का अधिकार है, जिसे हम कहते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार. आ रहा है बेटा समझ में? अगर आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं. अब हमने ये 5 अधिकार देखे, कौन कौन से? समता का अधिकार या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
शोषण विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 5 हो गए। इंग्लिश में हम कहेंगे राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर कल्चरल एंड रिलीजन राइट, और फिर और एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये हमने 5 अधिकार देखे। अब यहाँ पे सवाल आता है, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स? हम हमारे इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो इसलिए हमारे संविधान ने भी एक अधिकार प्रदान किया है जिसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। अब हम इसमें देखते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, दिस इटसेल्फ is a fundamental right. This right makes other rights effective. It is possible that sometimes our rights may be violated by fellow citizens, private bodies, or by the government. When any of our rights are violated, we can seek remedy through courts. If it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court or the High Court of a state. That is why Dr. Ambedkar called the right to constitutional remedies the heart and soul of our constitution. अब हमारा आखिरी है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो यहाँ पे संवैधानिक उपचार यानी संविधान ने ही हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिकार प्रदान किया है, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये संवैधानिक उपचार क्या है? अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके जो मौलिक अधिकार है या जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको किसी के भी द्वारा ठेस पहुंच रही हो, तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो अपने मौलिक अधिकारों के लिए अगर उनका हनन होता है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में या अपने राज्य के न्यायालय में जाने का अधिकार नागरिकों को है। इस अधिकार को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये जो हमारा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे संविधान का हृदय और आत्मा है। कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। Fundamental rights are guaranteed against the actions of the legislature, the executive, and any other authorities instituted by the government. There can be no law or action that violates the fundamental rights. If any act of the legislature or the executive takes away or limits any of the fundamental rights, it will be invalid. ये आ गई बेटा बात समझ में कि आपके अधिकारों को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता, ना ही कार्यपालिका, ना ही व्यवस्थापिका, ना ही कोई सरकार। आ रही है बात समझ में? और इसीलिए हमारा महत्वपूर्ण अधिकार हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बेटा यहाँ आपको समझ में आ गए कितने अधिकार है हमारे संविधान में कितने अधिकार प्रदान किए हैं प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान ने 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं
किसी भी भेदभाव के बगैर। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और अगर आप भारत के रहवासी हैं तो आपको जन्म से ही ये 6 मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं बिना किसी भेदभाव के। इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, then by birth these 6 fundamental rights are given by the constitution each and every citizen of India without any discrimination. Here we completed our 6 fundamental rights.